बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं, नए चीफ जस्टिस मुंतखब हो चुके हैं और सदर मुमलिकत ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस तो बन गए और जो लोग ये बात कर रहे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी को ये ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए, उनको इस ओहदे को हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गेम की गई उनके साथ। अच्छा, अब उन लोगों के ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। वैसे ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि उनके ऊपर मैं बात करूं और इस टॉपिक को इतना इररिलेवेंट बना दूं कि बाद में मुझे हकाइक से हटकर बात करना पड़े। मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखूंगा और कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। कुछ हकाइक रखूंगा और कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। देखें, जस्टिस याह्या अफरीदी वो तीसरे नंबर पर थे कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था। पहले तो ये होता था ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक रवायत चली हुई थी कि वो रिटायर होगा जज, तो उसके बाद अगला चीफ जस्टिस बन जाएगा। जिस तरह साकिब निसार रिटायर हुए और उनके रिटायरमेंट के बाद आसफ सईद खोसा जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। दिसंबर 2019 में वो रिटायर हुए, जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। जस्टिस गुलजार रिटायर होते हैं 2022 में जाकर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर होते हैं और उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं और अब वो रिटायर होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर 2024 को। अब जैसे वो रिटायर हुए हैं तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने क्योंकि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये पार्लिमान को इख्तियार दे दिया है कि पार्लिमान जजेस लगाएगी और जो सीनियर क्यूनेट जज है उसकी बजाय मोस्ट जो 3 सीनियर हैं उनका पैनल जाएगा और पार्लिमान की स्पेशल कमेटी ये डिसाइड करेगी कि किस जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। उसकी एहलियत को देखा जाएगा, उसकी काबिलियत को देखा जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया गया। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि वो जो सीनियर वाली शर्त थी कि जी सीनियर मोस्ट सीनियर ही चीफ जस्टिस होगा, उस शर्त को ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह आर्मी में होता है कि 5 मोस्ट सीनियर जो जनरल्स होते हैं उनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म पिक करते हैं और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं, उसको आर्मी का फौज पाकिस्तान का सरबराह मुकर्रर कर देते हैं। तो इसी तरह पार्लिमान के पास ये इख्तियार आ गया। और आप देखें कि जितने भी हमारे दुनिया के ममालिक हैं, जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में तकरीबन यही इख्तियार पार्लिमान को है कि पार्लिमान ही जजेस अपॉइंट करती है। अमेरिका के अंदर आज भी वहां का डेमोक्रेटिक सिस्टम उठाकर देख लें और देखें कि वहां की पार्लियामेंट ही जजेस को अपॉइंट करती है। तो यहां पर भी यही हुआ। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। उन्होंने हलफ भी उठाना है, उसके बाद वो फिर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालती सरबराह की हैसियत से वो फिर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे 3 साल के लिए, फॉर 3 years। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो उसकी उम्र चाहे वो 52 ईयर्स है, चाहे वो 55 ईयर्स है, हद जो है ना वो 3 साल मुकर्रर हो चुकी है। हद 3 साल मुकर्रर हो चुकी है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी की चूंकि इस वक्त उम्र 59 ईयर्स है, तो जैसे वो 3 साल पूरे करेंगे तो वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे। वो 65 में रिटायर नहीं होंगे क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोई भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो उसकी उम्र की हद बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल होगी। तो 3 साल से ज़्यादा वो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि जब एक टेन्योर में ये चीज़ लिख दी गई है, टेन्योर में ये चीज़ लिख दी है, कंफर्म कर दी गई है पार्लिमान की तरफ से, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसके अंदर ये चीज़ लिख दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उम्र की हद 3 साल होगी, फॉर 3 years।
कोई भी चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा और फिर वो जस्टिस याहिया अफरीदी 65 से पहले रिटायर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आने लगी हैं, क्योंकि मैंने जो आपको बताना था कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, 28वीं आईनी तरमीम है, लेकिन उससे पहले 2 अहम डेवलपमेंट्स होने लगी हैं। वो ये हैं कि एक होने जा रहा है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट की वो 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है। जो मामला खटाई में पड़ा हुआ था, जो केपीके के अंदर 12 नशिस्तों के ऊपर, सेनेट की कुल 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है, वो मामला अब तक खटाई में था। उसके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। केपीके के अंदर 12 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है। उसके बाद जब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हुकूमत जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनको कहेगी कि आईनी बेंच, जो आईनी बेंच लिखा है ना 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, आईनी बेंच, वो आईनी मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। तो आईनी बेंच के सामने एक पिटीशन आएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत जिसमें फरीक होंगे उस केस में वो ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएं। वो आईनी बेंच के सामने मुकदमा जाएगा और गालिब इम्कान है, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ, गालिब इम्कान है कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। तो आईनी बेंच जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसको हेड करेंगे। तो वो कोई 4 से 5 जजेस बिठाएंगे आईनी बेंच में और वो मुकदमा सुनेगा। तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएगी मखसूस सीटें, मखसूस सीटें तो उनको मिल जाएंगी। सेनेट का इलेक्शन होना है केपीके के अंदर, अगर उसमें हुक्मरान इत्तेहाद, वैसे तो इनकी जो सेनेट के अंदर अक्सरियत है वो 58 की है। जेयूआई के 5 वोट तो मैंने निकाल दिए ना, जेयूआई ने तो फॉर्मेलिटी बेस पर दिया था 26 में आईनी तरमीम में वोट। तो जेयूआई के मैं वोट निकाल कर बात कर रहा हूं कि जो वोट्स हुक्मरान इत्तेहाद के हैं वो 58 हैं। तो 58 में से अगर चलें आप इसमें से 1-2 निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट का जो इलेक्शन है केपीके के अंदर, उसमें से कोई 5 से 6 नशिस्तें भी मिल जाती हैं तो बड़ी कामयाबी होगी इनकी, क्योंकि इनको 64 अरकान चाहिए। तो सेनेट के अंदर फिर वो बाद में वो 64 वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अक्सरियत देखी जाएगी, जब सेनेट का हाउस फुल हो जाएगा तो वो वाला मामला भी गया। इसी तरह सेनेट के अंदर जी हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी अक्सरियत हो जाएगी और कौमी असम्बली के अंदर जो मखसूस सीटें हैं वो भी हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएंगी। तो इस तरह उनके पास 2/3 का फिगर आ जाएगा और वो एक मैजिक फिगर होगा। अब वो मैजिक फिगर जब आएगा नंबर्स का, तो उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद क्या करेगा? उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, उसके बाद 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम आएगी। और 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम में 2 चीज़ें बता दूं कि माइट भी पॉसिबल, जो एक्सपेक्टेड है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ही ये जो आर्मी कोर्ट्स हैं इसका मामला आ जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है एक चीज़ जो है 27वीं आईनी तरमीम में आए और एक 28वीं आईनी तरमीम में आए। तो सर ये मामला तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होने, ये अहम डेवलपमेंट्स होनी है। और आप देख लीजिएगा कि नवंबर और दिसंबर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट होगा। नवंबर में भी आईनी तरमीम होंगी, दिसंबर में भी होंगी, और ये फिर फेज वाइज होंगी। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मामला है, मैंने आपको उस व्लॉग में बता दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एलिमिनेट हो गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ से बाहर हो गए हैं और उनको वही फैसला ले बैठा मखसूस सीटों वाला। उनके जो साथी जजेस थे वो उनसे खुश नहीं थे, और चूंकि वो, मैं आज भी उनको एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा इंडिपेंडेंट जज तस्वर करता हूँ और आज भी कहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़बरदस्त फैसले दिए हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंटेग्रिटी वाले जज हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट जज और बहुत अच्छे उन्होंने ज़बरदस्त फैसले दिए हुए हैं। लेकिन चूंकि एक फ़ैसला था मखसूस सीटों वाला जिसके ऊपर मुझ समेत पाकिस्तान के बहुत से जय्यद साफ़ियों को इतराज़ात थे, तो हमने तो उस पर इतराज़ात उठाए। हमने नहीं बल्कि बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने, वकला बरादरी ने, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सब ने उठाए। तो हमारे तो थे ना इतराज़ात, सबके थे। तो मखसूस सीटों वाला जो केस है वो उनके लिए दर्द सर बना। और उसके बाद ये सिर्फ मंसूर अली शाह साहब का रास्ता नहीं रुका, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस अतर मिनिल्ला का, जस्टिस आयशा मलक का, जस्टिस शाहिद वईद का, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इरफान सादत। मतलब हुकूमत ने
ये पूरा ही प्लान बनाया था कि एक तो हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और दूसरा प्लान गवर्नमेंट का ये था कि हमने उन 8 जजेस को ही नहीं चीफ जस्टिस बनने देना इसी 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर हो तो उसके बाद उन 8 जजेस का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया। फैसला आपके सामने है, 26वीं आईनी तरमीम होगी और तीसरे नंबर वाले जो जज हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत इंटेग्रिटी वाले, बहुत लॉयल, बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने फैसले दिए हुए हैं और उनके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनके कैलिबर पर, उनके किरदार पर बात नहीं कर सकता। तो एक मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि अजानें भी हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मामला है, इस हवाले से एक बात बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी है, आईनी अदालत बननी है। आईनी बेंचेस तो बन गए, लेकिन बिलावल का और चुके फारूक एच नाइक साहब का यह मुतालबा था कि सूबों के अंदर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएं। जब आप फेडरल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो सूबों के अंदर भी बनाएं। अब चूंकि जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर यह मामला आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सारी जिंदगी के लिए तो सर काम नहीं करना। मामला 27वीं 28वीं आईनी तरमीम में यहां तक आ जानी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पाकिस्तान बार काउंसिल का देरीना मुतालबा है, उसमें बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े इंटेग्रिटी वाले जो हैं वो लॉयर्स हैं और बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट्स भी उसमें शामिल है। चूंकि खुद वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के फारूक एच नाइक साहब, जो बड़े सीनियर कानूनदान हैं और बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं, तो उन्होंने भी ये बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस की उम्र की हद 68 साल होगी। इसका मतलब कि फायज ईसा साहब तो उधर भी आ सकते हैं, फायज ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। तो ये मामला भी तरीक साहब के गले का समझ लें कि गले की जो है ना गले का फंदा ही बनना है। तो उनके लिए एक और दर्द सर ये बना है कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास केसेस आएंगे, सारे मुकदमात, आईनी मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। तो सर ये मामलात जो हैं ये रुकने वाले नहीं हैं, ये मामलात यहाँ तक नहीं रुकने। टर्निंग पॉइंट आने लगा है पॉलिटिक्स के अंदर, पीक टर्निंग पॉइंट होगा। नवंबर और दिसंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।